इस हफ्ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का बजट पेश किया है। इसके बाद हमेशा की तरह दो बातें होने लग गई। एक पक्ष इसे पुष्कर सिंह धामी का मास्टर स्ट्रोक बताने लगा, तो दूसरा इसे झूठ का पुलिंदा बताने में लग गया। पर दोनों तरह के एक्सट्रीम ओपिनियन में गायब है पहाड़ और पहाड़ के लोग। एक पक्ष बजट में 2 लाख से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला आंकड़ा बताकर राज्य को अर्श पर बता रहा है, तो दूसरा पक्ष आपको राज्य बजट में 25% का कर्ज बताकर राज्य को गर्त में बता रहा है। अब आम आदमी की जेब में न तो 2 लाख है और न ही उसको अपनी जेब काटने वाला कोई सीधा कर्ज नजर आता है। तो कुल मिलाकर आम आदमी की समझ में बजट का मतलब हो जाता है नील बट्टे सन्नाटा। पर क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक तरफ सरकार कहती है कि उसका खेती और बागवानी का खर्च 4,000 करोड़ रुपए है, पर हमें अपने गांव के खेत तो बंजर नजर आते हैं। सरकार तो कहती है कि उसने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी 4,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, फिर भी डंडी कंडी में मरीजों की तस्वीरें हर हफ्ते कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है, पर कागजों पर दिखने वाले ये हजारों करोड़ रुपए जाते किसकी जेब में है? जब आम आदमी की जेब खाली है, तो सरकार कैसे कहती है कि प्रति व्यक्ति आय 3 लाख होने वाली है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट में करोड़ों रुपया महिलाओं पर यूं ही लुटा दिया है, या इसके पीछे एक सोचा समझा कैलकुलेशन है? पहाड़ में मौजूद विधानसभा भवन को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने जैसा नायाब आइडिया देने वाले सतपाल महाराज के विभाग को कैसे मिल गया सबसे ज्यादा बजट? सरकार राज्य के युवाओं से तो रोजगार देने वाला बनो कह रही है, लेकिन वो राज्य में खाली 60,000 सरकारी पदों पर खुद क्यों रोजगार नहीं दे रही है? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बजट की उन बारीकियों पर जो न तो आपको सड़कों पर लगे पोस्टर पर मिलेंगी और न नेताओं के भाषण में इनका जिक्र होगा। लेकिन ये बारीकियां उत्तराखंड के भविष्य के लिए सबसे जरूरी हैं। इस साल के बजट को सरकार ने संतुलन नाम दिया है। हिंदी शब्द संतुलन को रोमन में लिखकर सरकार ने 8 सूत्री मंत्र बनाया है, जिसमें एस से लेकर एन तक हर अक्षर का एक गहरा अर्थ है। समावेशी विकास, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत शहर और गांव, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था जैसे भारी भरकम शब्दों से मिलकर बनाया संतुलन। अभी संतुलन में पी और एम, यानी पहाड़ और मैदान में कितना संतुलन रखा गया है, इसे बजट के आंकड़ों से ही समझते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि सरकार के इस संतुलित बजट को विधानसभा में पेश करने के 24 घंटे के अंतराल में पिथौरागढ़ में एक महिला और पौड़ी में एक पुरुष पर गुलदार ने हमला किया। इन्हीं 24 घंटे के अंतराल में उत्तरकाशी के नाला गांव की एक बीमार महिला को 7 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया गया। इन्हीं 24 घंटे के अंतराल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को गैरसैंण विधानसभा भवन एक सफेद हाथी नजर आया, और इस सफेद हाथी की खूबसूरती पर कैबिनेट मंत्री इतने मोहित हो गए कि इसे शादियों में इस्तेमाल किए जाने जैसी अजब सलाह तक दे डाली। बाकी तो जनाब, अगर अब बजट की बात करें तो 100% इस साल उत्तराखंड का बजट आज तक का सबसे बड़ा बजट है। यानी सरकार इस साल अपने खजाने से सबसे ज्यादा खर्च करने वाली है। उत्तराखंड के गठन के समय राज्य का पहला बजट मात्र 3,454 करोड़ रुपए का था। आज 26 साल बाद ये 1,11,703 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जाहिर है, इसे लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन अर्थशास्त्र के पुराने पन्नों को पलटकर देखेंगे तो पता चलता है कि पिछले 5 सालों में बजट के आकार में वृद्धि की दर सबसे कम इसी साल रही है। स्क्रीन पर आप पिछले 5 सालों के बजट में प्रतिशत बढ़ोतरी देख रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में पहली बार बजट अपने पिछले बजट से महज 10% के आसपास बढ़ा है। यानी बजट का आकार तो बढ़ा है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस बजट सत्र में एक और आंकड़ा बहुत जोर शोर से उछाला गया, वो है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपए हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि उत्तराखंड का हर नागरिक लखपति हो गया है। सरकार भी पोस्टरों में इसका श्रेय पर्यटन, होम स्टे और सेवा क्षेत्र को दे रही है, लेकिन यह औसत का सबसे बड़ा और क्रूर मजाक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के मैदानी जिलों में केंद्रित है। जब इन औद्योगिक जिलों के अरबपतियों की आय को पहाड़ के उस किसान की आय के साथ जोड़ा जाता है जो महीने के 5,000 भी नहीं कमा पाता, तो औसत आय 2 लाख के पार निकल जाती है। पहाड़ की हालत आप इस बजट सत्र में पेश कैग रिपोर्ट से पता कर सकते हैं, जहां गांव के लोगों के लिए सरकार के पास मनरेगा तक में रोजगार नहीं है। पहाड़ के युवाओं को कहा जा रहा है नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। सरकार के पास खुद करीब 66,000 खाली पद हैं, जिनको सरकार भर नहीं रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस जैसे हर विभाग में कर्मचारियों का टोटा है। जब तक बुनियादी विभागों में कर्मचारियों का टोटा रहेगा, तब तक राज्य का प्रशासनिक और विकास का ढांचा कैसे सुदृढ़ होगा? शिक्षा के लिए 12,660 करोड़ रुपए का आंकड़ा कागजों पर बेहद शानदार दिखता है, लेकिन असली समस्या बजट की कमी नहीं, बल्कि बजट का सही प्रबंधन है। इस कुप्रबंधन पर कैग की हालिया रिपोर्ट जरूर पढ़ी जानी चाहिए।
पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिलों में कई ऐसे स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि स्कूल बिना प्रधानाचार्य के ही बस चलाने को चलाए जा रहे हैं। पहाड़ी जिलों में छात्रों की संख्या इतनी कम हो गई है कि स्कूलों को मर्ज या बंद करना पड़ रहा है। बजट का लगभग 80% से अधिक हिस्सा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पेंशन में चला जाता है। प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और स्वच्छ शौचालयों के लिए जो राशि बचती है, वो नाकाफी होती है। नवाचार और मॉडल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी या उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में तो आसानी से धरातल पर उतर जाते हैं, लेकिन सीमांत क्षेत्रों के कॉलेजों में आज भी प्राध्यापकों की भारी कमी है। ऐसे में ब्रेन गेन का लक्ष्य तब तक अधूरा है जब तक पहाड़ के दूरस्थ स्कूलों में स्थायी शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित नहीं होती है। इसी तरह स्वास्थ्य के लिए दिए गए 4500 करोड़ रुपए की कहानी भी है। यह बजट का 4% है, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तराखंड के भूगोल को देखते हुए सरकार को स्वास्थ्य में बजट का 8% हिस्सा रखना चाहिए। बजट से आप राज्य भर में नई बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं। कई सरकारी अस्पतालों में करोड़ों की एमआरआई या सीटी स्कैन मशीनें भी अब दिखने लगी हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले रेडियोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं। राज्य सरकार लंबे समय से डॉक्टरों को पहाड़ों पर तैनाती देने में संघर्ष कर रही है। जब तक पहाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति नहीं होती, तब तक पहाड़ के अस्पताल केवल रेफर सेंटर बने रहेंगे। बजट में जिस टेलीमेडिसिन की बात कही गई है, वो एक अच्छा स्टॉप गैप समाधान है, लेकिन ये एक्सीडेंट्स, डिलीवरीज, हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन स्थितियों में किसी विशेषज्ञ की जगह नहीं ले सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जगह मानव संसाधन में निवेश की साफ जरूरत दिखती है, जिसका कोई समाधान बजट में नहीं दिखता है। अब बात करते हैं बजट के उस हिस्से की जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोधी भी उनका मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। इस बार बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं और बाल विकास पर केंद्रित किया गया है। इसमें से 16,961 करोड़ रुपए केवल नंदा गौरा योजना, महालक्ष्मी किट जैसी विशिष्ट महिला केंद्रित योजनाओं के लिए रखे गए हैं। इसके पीछे का गणित क्या है, उसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति का पैटर्न समझना होगा। 2014 के चुनाव से पहले यह माना जाता था कि महिलाओं के अधिकांश वोट वहीं जाते हैं जहां परिवार के पुरुषों के जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने इस बात को पकड़ा कि यदि महिला केंद्रित योजनाओं का सीधा फायदा परिवार के महिला सदस्य तक पहुंचे, तो महिला का साइलेंट वोट एक शक्तिशाली वोट बैंक के रूप में उभरेगा। इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा और पिछले विधानसभा चुनाव में भी। उत्तराखंड की राजनीति में भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में बतौर मतदाता महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। इस साल उत्तराखंड भाजपा सरकार ने उन सभी योजनाओं के बजट का खास ख्याल रखा है जो महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचाती हैं। बजट में खेती बागवानी खोलेगी खुशी के रास्ते जैसी बात भी कही गई है। इसके लिए 4,250 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। कीवी आदि उगाने की बात कही गई है, लेकिन उस माल्टे का क्या जो पहाड़ों में पहले से उग रहा है? मिशन एप्पल हो या ट्राउट प्रोत्साहन योजना, दोनों जगह उत्पादन पर तो बात है, पर बाजार तक पहुंच कैसे बढ़ेगी, इसका जवाब नहीं है। बंजर खेतों को हरा भरा तो आप तब करेंगे जब आप बची खुची खेती बचाने का कोई प्रयास करेंगे। सुअर बंदर खेतों में कुछ होने नहीं देते। दोनों खेती के लिए किसी आतंक से कम नहीं है। इस पर जलवायु परिवर्तन की मार अलग है। ये सब मिलकर पहाड़ की खेती को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन अब भालू और बाघ ने गांव में रहना तक मुश्किल कर दिया है। बजट जंगली जानवरों से हमले पर मुआवजे की बात तो करता है, लेकिन उनके आतंक से निपटने के लिए ठोस योजना पर कोई बात नजर नहीं आती है। इस बार के बजट में आपको एक खास बात यह नजर आएगी कि सरकार ने 3 पहाड़ी नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। गैरसैंण, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि पहले से स्मार्ट सिटी बन रही देहरादून कितनी स्मार्ट हुई है। दूसरा, इस स्मार्ट में स्मार्ट का मतलब क्या है? अगर पहाड़ी नगरों के लिए भी स्मार्ट मतलब बड़ी बड़ी इमारतें और चौड़ी सड़कें हैं, तो भैया फिर तो कहना होगा कि गई स्मार्ट भैंस भी पानी में। अब अगर ये समझना हो कि संतुलन नाम का सरकार का ये बजट कितना संतुलित है और सरकार का फोकस किस तरफ है, तो आपको थोड़ा ये देखना चाहिए कि किस विभाग को कितना बजट मिला है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो आपको नंबर 1 में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का पीडब्ल्यूडी विभाग नजर आएगा। यानी सरकार ने अपने बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर फोकस करने को इस तरह देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत यह विकास कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार निवेश वहां कर रही है जो जनता को आंखों के सामने दिखे। जैसे सरकार इमारतें बनाएगी तो वो दिखेगी, रास्ते पक्के करेगी तो वो दिखेगा, स्कूल की चारदीवारी होगी तो वो दिखेगी। इसके साथ ही इसके ठेके किसे मिलेंगे और उसका क्या गणित होगा, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको अन्य कैबिनेट मंत्रियों के हिस्से उतना बजट नहीं दिखेगा जितना सतपाल महाराज के यहाँ दिखेगा, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और वन मंत्रालय धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल के जिम्मे है। कुल मिलाकर इस बजट के माध्यम से सरकार अपना प्रचार साधने की कोशिश करती नजर आती है।
आखिर में बात है उत्तराखंड सरकार के बजट में कर्ज की। आंकड़ों और बजट अनुमानों के अनुसार राज्य पर कुल बकाया ऋण 1 लाख करोड़ रुपए के पार जाने का अनुमान है। राज्य गठन के समय यह कर्ज 9,000 करोड़ रुपए था, यानी 26 साल में कर्ज का बोझ 10 गुना बढ़ गया। बीते एक दशक में राज्य के कर्ज में औसतन 5% से 10% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। स्क्रीन पर आप पिछले 5 सालों के आंकड़े देख रहे हैं। इस कर्ज की वजह साफ दिखती है। सरकार के कुल राजस्व का लगभग 60% हिस्सा केवल 3 चीजों, कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पुराने लिए गए कर्जों के ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये कारण भी है कि उत्तराखंड में खाली पड़े 66,000 पद नहीं भरे जा रहे हैं। हालांकि अधिकांश अर्थशास्त्री इस बढ़े हुए कर्ज को इसलिए खतरा नहीं मान रहे हैं क्योंकि फिलहाल ये कर्ज FRBM एक्ट की सीमा के भीतर है। इसके अलावा 2014 से 2018 के बीच कर्ज बढ़ने की वार्षिक दर 14 से 16% तक थी, जो अब 2026-27 के अनुमानों में घटकर लगभग 4.6% रह गई है। साल 2026-27 के बजट में लगभग 2,536 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी दैनिक और प्रशासनिक जरूरतों को अपने राजस्व से पूरा कर पा रही है। हालांकि अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर सरकार ने भविष्य में राज्य की आय के स्रोत नहीं बढ़ाए, तो कर्ज का यह बोझ बढ़ता चला जाएगा। ये चिंता इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि भविष्य में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन खर्च में लगभग 22% बढ़ने का अनुमान है। जाहिर है, इससे सरकार के खजाने पर दबाव बढ़ेगा। ये तो समय बताएगा सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी।